हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक्सीलेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन सेशंस की सीरीज में। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का बेसिकली सिविक्स का सेकंड चैप्टर होगा। आपके क्लास 10th में सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है जिसका की नाम है फेडरलिज्म, जो आपका सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो में भी इस चैप्टर को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। ये वीडियो जो है आपका फर्स्ट पार्ट पर पूरा का पूरा आधारित होगा। जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हम पूरा कवर करने वाले हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, राइट। सो नाउ यहाँ पर फेडरलिज्म बेसिकली होता क्या है। फेडरलिज्म वो सिस्टम है जहाँ पे ट्विन लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के जहाँ पे डबल लेवल्स होते हैं, राइट। डबल या कई कई कुछ कुछ कंट्रीज में ट्रिपल लेवल्स भी हो सकते हैं। दो या तीन स्तर की सरकारें जिन देशों में होती है उन देशों में बेसिकली क्या होता है, फेडरलिज्म होता है। फेडरलिज्म को ये जो प्रणाली है इसको हिंदी में हम बेसिकली इस सिस्टम को संघ प्रणाली कहा जाता है, संघ प्रणाली या संघवाद, राइट। हिंदी में हम बेसिकली इसको संघवाद कहते हैं, जहां एक से ज्यादा स्टेट्स मिलकर एक कंट्री को फॉर्म करते हैं और उन स्टेट्स में या प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट होती है और कंट्री में एक अलग यूनियन गवर्नमेंट होती है। अपने भारत में आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट क्या है, पूरे देश की सरकार है, राइट। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो तो पूरे देश की सरकार है, पूरे देश को चलाती है। वहीं उसके निचले स्तर पर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो राज्य स्तर की जो सरकारें होती हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, अपने अपने राज्यों को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो डिफरेंट लेवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होगा, जो केंद्र में जो सरकार होती है यूनियन लेवल पर, उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। जबकि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। हमारे सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर सेंट्रल लेवल पे जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर वो कोई भी कानून बनाते हैं तो वो कानून बेसिकली उन सारे रूल्स पर, जो रेगुलेशंस और रूल्स वहां से बनाए जाते हैं अपनी संसद से, पार्लियामेंट से, उनको पास करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, हमारे प्रेसिडेंट का, सेंट्रल लेवल पर। वही सारे के सारे लॉज जो होते हैं स्टेट लेवल पर, अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो गवर्नर जो है, किसी स्टेट का जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करता है। तो सेंट्रल लेवल पर आपके जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का काम है, वही स्टेट लेवल पर आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का काम होता है। तो अपनी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो दो स्तर की, दो लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है। वो बेसिकली हमारे डबल लेवल की गवर्नमेंट होती है। वहीं जो आपके स्टेट लेवल की, और ये जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स हैं ये बेसिकली दुनिया के सभी देशों में नहीं होती, ठीक है। इंडिया में हमारे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की डबल लेवल की गवर्नमेंट है। पहला आपका जो सेंट्रल लेवल है, सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और दूसरे नंबर पे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। फेडरलिज्म का मतलब यही है कि where there are two types of governments, two or more than two types of governments that operate in a jurisdiction which is provided to them by the constitution। संविधान के द्वारा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट्स को कुछ शक्तियां प्रदान की गई। दोनों एक दूसरे के मामले में नहीं बोलते। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में जो उनका लोकल स्टेट लेवल का जो मैटर होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट्स हैंडल करती हैं, और जो सेंट्रल लेवल के जो मैटर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अब वर्ल्ड में देखो, इंडिया, आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में जो है बेसिकली स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पर जो होता है प्राइम मिनिस्टर जो है कंट्री को हैंडल करता है एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इंडिया के अलावा भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये वाला सिस्टम जो है आपका फेडरलिज्म वाला जो सेटलमेंट है, ये एक तरह की अकोमोडेशन है। जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट्स को लगता है कि लोकल लेवल पर भी कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी जरूरी है लोगों को, जहां पर लगता है कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, उन लेवल्स पर अपने क्या होता है, फेडरलिज्म उन देशों में होता है। जैसे आप देखो यूएसए में फेडरलिज्म है। यूएसए आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है पूरे संसार में। 1776 में यूएसए डेमोक्रेसी बना था, और यूएसए में तब से क्या है, फेडरलिज्म का सिस्टम, राइट। यूएसए के अलावा वर्ल्ड की मेन जो काफी बड़ी कंट्रीज हैं उन सब में फेडरलिज्म है। जैसे कनाडा, कनाडा इज अ फेडरल कंट्री। कनाडा के अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज रशिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। रशिया भी फेडरल कंट्री है। रशिया के अलावा मलेशिया, राइट।
इंडिया के पड़ोस में आप देखो तो पाकिस्तान इज अ फेडरल कंट्री, है ना। तो ये फेडरल कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में स्टेट लेवल पर अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और सेंट्रल लेवल पर यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अब बेसिकली फेडरलिज्म की नीड क्यों है, क्योंकि जिन कंट्रीज में डाइवर्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है, जिन कंट्रीज का एरिया या तो बहुत बड़ा होता है या जिन कंट्रीज में जो है काफी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, वहां पर फेडरलिज्म की जरूरत पड़ती है। जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि भाई कोई कंफ्लिक्ट हो सकती है, जहां पे लड़ाई के चांस बनते हैं, उन कंट्रीज में फेडरलिज्म एक अच्छा आइडिया है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया में हमारे किसी स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट ना होती और उसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रहे होते, तो लोगों के मन में, उस पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के मन में एक बात आ जाती है कि जो आदमी हमारे स्टेट का नहीं है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कोई एक ही जगह का आदमी बनेगा, जो आदमी हमारे स्टेट का नहीं है वो हमारे स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, तो लोगों के मन में एक इस तरह की फीलिंग आ जाती है। उस फीलिंग को खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट से और क्या होता है, डेवलपमेंट बेटर होती। अगर किसी एक एरिया की अपनी स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट है तो उस एरिया की डेवलपमेंट अच्छी होगी, क्योंकि स्टेट लेवल पे बेसिकली आपको पता है जो चीफ मिनिस्टर होता है वो उसी पर्टिकुलर स्टेट का होता है जिसका वो चीफ मिनिस्टर होता है बेसिकली, है ना। एक आदमी अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो जिस स्टेट का रहने वाला उसी स्टेट का होता है चीफ मिनिस्टर, तो वो अपने स्टेट के लोगों की बातों को बेहतर समझता है, वो अपने स्टेट की लैंग्वेज को समझता है, वो अपने स्टेट के रीति रिवाज को, कस्टम्स को, हर चीज को समझ के उस हिसाब से काम कर सकता है। वही प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली देश का प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे एक ही स्टेट का होगा, सारे स्टेट्स के तो नहीं हो सकते, तो उसके लिए अलग अलग रीजन्स को, उन एरियाज की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझना मुश्किल होता है। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर गवर्नमेंट्स, स्टेट लेवल पे अगर गवर्नमेंट होगी तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग भी क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। और सेंट्रल लेवल पे तो बेसिकली गवर्नमेंट होना जरूरी है ही, क्योंकि नहीं तो आप कंट्री को यूनिफाइड कैसे रखोगे, अगर पूरी कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो कंट्री को यूनिफाई हम कैसे रख पाएंगे, सारे स्टेट्स को साथ में कैसे रख पाएंगे, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स के मैटर्स को, जो उनके मैटर्स ऑफ लीगल कंसर्न है, जो उनके मैटर्स ऑफ लोकल कंसर्न्स भी हैं, अपने स्टेट लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बेटर हैंडल कर पाती है। इसलिए फेडरलिज्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या जिन कंट्रीज का एरिया बहुत बड़ा है, उन कंट्रीज में फेडरलिज्म इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, राइट। तभी आप देखोगे यूएसए, कनाडा, रशिया, जो वर्ल्ड की मेजर साइज में काफी बड़ी है जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, तीन आप एरिया वाइज देखो, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, राइट। रशिया फर्स्ट है, कनाडा सेकंड लार्जेस्ट और यूएसए एरिया वाइज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। ये तीनों ही फेडरल कंट्रीज है। अपना इंडिया एरिया वाइज, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में भी फेडरलिज्म है, राइट। तो जिस भी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है या एरिया काफी लंबा चौड़ा होता है, उन कंट्रीज में फेडरलिज्म इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ लोगों में आप क्या कर सकते हो, जो कंट्री की पॉपुलेशन है उनमें कन्फ्लिक्ट्स को कम किया जा सकता है, राइट। और भी इसके काफी सारे एग्जांपल्स है। इतना ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की सिर्फ 5-6 कंट्रीज में फेडरलिज्म है। फेडरल कंट्रीज वर्ल्ड में अराउंड 40 के आसपास कुछ कंट्रीज हैं जो फेडरल हैं बेसिकली, है ना। अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 40 कंट्रीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब 40 कंट्रीज हैं बेसिकली पूरे वर्ल्ड में, तो 197 कंट्रीज हैं। 197 में से आप मानो ओनली 40 कंट्रीज में फेडरलिज्म है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, और जो बड़ी कंट्रीज हैं और जिनमें डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इज अ मेजर पॉइंट हियर, जिन भी कंट्रीज में डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर बेसिकली फेडरलिज्म है। बाकी कुछ कुछ बड़ी कंट्रीज भी है जहां पे फेडरलिज्म नहीं है। जिन कंट्रीज में डाइवर्सिटी होती है वहां पर फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जहां पर रहते हैं, उन देशों में तो फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है ही है। कोई ऐसी कंट्रीज हो सकती है जो काफी बड़ी है लेकिन वहां पे डाइवर्सिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज, ईरान जैसी कंट्रीज, वहां पर फेडरलिज्म नहीं है और उन्हें फेडरलिज्म की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है नहीं। आप सऊदी अरेबिया में देखो तो सभी लोग अरबी भाषा बोलते हैं, सभी लोग ऑलमोस्ट एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, सभी लोगों के रीति रिवाज, पहनावा, खाना पीना सब एक जैसा है। तो उस देश में इतनी कोई डाइवर्सिटी नहीं है, लोगों की विचारधाराएं कुछ अलग नहीं है ज्यादा। तो ऐसे बड़े बड़े देशों पर तो आराम से राज किया जा सकता है फेडरलिज्म के बिना, लेकिन जिन देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, वहां पर फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कल्चर और लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हमारे यहाँ पे जितने स्टेट्स हैं ना, सारे स्टेट्स इतने डाइवर्स हैं कि अगर हम चाहे तो सारे स्टेट्स को अलग अलग कंट्रीज भी बना सकते हैं। तमिलनाडु और बिहार में काफी ज्यादा फर्क है, आसाम और गुजरात में काफी ज्यादा फर्क है, राजस्थान और मणिपुर में काफी ज्यादा फर्क है ना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाओगे तो हर 10, 20, 25 किलोमीटर में थोड़ी बहुत जो है वेरिएशन आएगी,
लोगों के खान पान के तरीकों में, लोगों के पहनावे के तरीके में, लोगों के रहन सहन के तरीकों में। ठीक है, तो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि हमें इंडिया में तो फेडरलिज्म चाहिए ही चाहिए। संघवाद भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। संघवाद का यही मतलब है कि अलग अलग राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाते हैं, जो एक कंट्री के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो भारत इस जो हमारा भारत है, जो इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया इज बेसिकली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया कि इंडिया इज अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इंडिया को डिफाइन किया गया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक समूह है। क्योंकि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो सारे स्टेट्स को अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए खुद की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स दी गई। अगर आप यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दो तो इंडिया में सारे रीजन्स के पास अपनी लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी जैसी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन काफी बड़ी है, वहां पर भी उनकी खुद की पार्लियामेंट्स है और वहां पे जो उनकी यूनियन टेरिटरी लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। ठीक है, सो इंडिया इज बेसिकली अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बात खुद कहता है। ये बात कहीं से भी जो है किसी लीडर ने इनफॉर्मली नहीं की है, दिस इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस बात को स्वीकार करता है। तो जो भी कंट्रीज खुद को यूनियन ऑफ स्टेट मानती है, उन्हें जो है फेडरलिज्म अडॉप्ट करना ही करना होता है। रीजन ये है कि अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट हो तो ब्रेकअप के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा डाइवर्स है, अगर किसी कंट्री में 50 स्टेट्स है, 30 स्टेट्स है, 20 स्टेट्स हैं, और वहां पर फेडरलिज्म नहीं होता, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो कंट्रीज हैं वो ब्रेकअप हो जाएंगी। वो सारे स्टेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहां पे नॉन फेडरल कंट्रीज जो काफी बड़ी थी और काफी डाइवर्स थी, क्योंकि वहां पे सारी पॉपुलेशन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, तो वो कंट्रीज ब्रेकअप हो गई। इसमें यूगोस्लाविया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया, बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन 1980s के आसपास जो है यूगोस्लाविया में क्या हुआ, पूरी की पूरी कंट्री की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि इस देश में फेडरलिज्म था नहीं, एक ही गवर्नमेंट थी यूनियन लेवल पे, और जो कंट्री में पॉपुलेशन रहती थी वो काफी ज्यादा डाइवर्स थी। अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक देश में रहते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें फेडरलिज्म प्रोवाइड नहीं करवा पाई, उन्हें लोकल लेवल पर कोई अच्छी रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, उन्हें चीफ मिनिस्टर्स नहीं मिले अपने खुद के, तो वो जो स्टेट्स थे वो टूटकर सब अलग कंट्रीज बन गए, और यूगोस्लाविया नाम की आज इस दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। राइट, सो यही केस वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ भी हो सकता है अगर फेडरलिज्म को अडॉप्ट ना किया जाए। अब अगला टॉपिक ये है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की खासियत क्या है? भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक फेडरल कंट्री में होती है और नॉन फेडरल कंट्री में नहीं होती? तो सबसे पहले देखो, फेडरल गवर्नमेंट जहां पर होती है, सबसे पहला फीचर, तो मेन फीचर, सबसे पहला फीचर ये है कि वहां पे डबल लेवल, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एटलीस्ट होता है। कुछ कुछ कंट्रीज में 3 लेवल्स भी हो सकते हैं, राइट, लेकिन एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। जैसे कि आप एक का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है तो दूसरी का हेड चीफ मिनिस्टर हो सकता है, स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। दूसरा ये फीचर है कि इनको अलग अलग जूरिसडिक्शन दी जाती है। जूरिसडिक्शन का मतलब हर एक गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक एरिया बताया गया है कि आप इतने एरिया पर राज करोगे। यूनियन गवर्नमेंट को पूरी कंट्री, बेसिकली पूरी कंट्री को यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपने स्टेट के अंडर जो एरिया आता है उसको कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, इनका जो बजट होता है, इनके बजट्स भी अलग अलग तरीके से एलोकेट किए जाते हैं ताकि हर एक एरिया, हर एक स्टेट अपनी डेवलपमेंट जो है बेहतर तरीके से कर सके। बजट में कंफ्लिक्ट ना हो उसके लिए यूनियन बजट अलग होता है और स्टेट लेवल का बजट जो है वो अलग से जारी किया जाता है, ताकि यूनियन लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बेसिकली फेडरलिज्म का एक फीचर यह है कि जुडिशरी के मामले भी स्टेट्स के पास अपनी अलग जुडिशरी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी अलग जुडिशरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पे रिलाई करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं हाई कोर्ट्स पर रिलाई करती है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है दैट इज बेसिकली द हाईएस्ट मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है ये, एंड जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। तो चौथा फीचर आपका फेडरलिज्म का ये होगा कि फेडरलिज्म में ज्यूरिसडिक्शन अपनी अलग होती है और जुडिशरी जो है वो भी अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल के कोर्ट्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल लेवल के कोर्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद पांचवा फीचर क्या होता है? पांचवा फीचर बेसिकली ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब होती हैं स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में,
तो कॉन्फ्लिक्ट्स की मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर बेसिकली रूल्स बने होते हैं। जब स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उसे हैंडल करने के लिए कोर्ट्स हैं। अगर हाई कोर्ट्स अगर कोई ऐसा कोई डिसीजन सुनाते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, और जो कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। छठा फीचर ये है कि इट इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र होना चाहिए। अगर कोई कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की बात है, देन ओनली फेडरलिज्म विल बी एक्सेप्टेड। फेडरलिज्म को तभी माना जाएगा जब किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन खुद फेडरलिज्म को मेंशन करता है और अलग अलग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी जाती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट को, ठीक है। बेसिकली मेन ये 6 फीचर्स होते हैं, राइट। और इन फीचर्स को जो है यहाँ पे क्लियरली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपकी बुक्स में 7 फीचर्स दिए होंगे। एक फीचर और भी होता है फेडरलिज्म में। देखो भाई, फेडरल गवर्नमेंट्स बेसिकली डबल लेवल पे काम करती है। कुछ कुछ कंट्रीज में ये ट्रिपल लेवल पर भी काम कर सकती है। कहीं कहीं पे ओवरलैप भी हो सकता है। ओवरलैप हो सकता है मतलब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के एरिया पर भी अपना रूल दिखा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार अपना रूल दिखाने के लिए, अपनी पावर असर्ट करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए एक और फीचर दिया होता है कि सबके पास अपनी अपनी लिस्ट होती है, अपनी अपनी लिस्ट होती है। जैसे इंडिया में यूनियन लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिसीजन लेने का हक सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को होता है। देन सेकंड नंबर पे वी हैव अ स्टेट लिस्ट। स्टेट लेवल पे वो सारे मैटर्स जिनका डिसीजन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राइट। एंड थर्ड नंबर पे एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि 3 तरह की लिस्ट होगी। कॉन्करेंट लिस्ट में वो वाले टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ले सकती है, राइट। जबकि स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को राइट होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है लॉस बनाने का। यूनियन लिस्ट में बेसिकली डिफेंस जैसे टॉपिक्स आते हैं जो पूरी कंट्री में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार होता है डिफेंस रिलेटेड रूल्स बनाने का। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म से लेकर उनके रैंक से लेकर उनके पास क्या क्या पावर्स होंगी वो सारी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स हैं जो स्टेट्स के हवाले छोड़ दिए जाते हैं, जैसे ट्रेड, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, एग्रीकल्चर मोस्टली, राइट, सक्सेशन के इश्यूज और प्रॉपर्टीज के जो रिलेटेड रूल्स हैं कि कोई आदमी की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ये सारे बेसिकली स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कई बार। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों हैंडल कर सकती है, राइट। इसमें मैरिज रिलेटेड रूल्स होते हैं, कई बार स्टेट्स के अपने एजुकेशन रिलेटेड रूल्स हो सकते हैं, इरिगेशन रिलेटेड रूल्स हो सकते हैं, तो वो दोनों गवर्नमेंट्स को राइट होता है। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक टॉपिक पे कोई रूल बना रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम लाना चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नियम, तो इसमें ऐसी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में वो रूल लागू होगा जो यूनियन गवर्नमेंट को सही लगेगा। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो सुपीरियर होती है। फेडरलिज्म में यूनियन गवर्नमेंट सुपीरियर होती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक प्रेजेंस है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट होती जरूर है बट वो सुपीरियर नहीं होती, उसका अपना एक प्रेजेंस होता है, लेकिन सुप्रीमेसी जो होती है वो यूनियन गवर्नमेंट्स की मानी जाती है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस वीडियो में हमने जो फेडरलिज्म के बारे में जो बेसिक, जो सबसे पहले आपके जो चैप्टर में जो सबसे पहले वाले टॉपिक्स हैं कुछ, वो कवर किए हैं। एक सेकेंड वीडियो में हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी कवर करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। थैंक यू।